तो वेलकम क्लास शुरू करते हैं आज एक नया लेक्चर जिसका नाम है बेबी ऑफ एचआईवी मदर। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी रिसेंटली जो सीआरई एम्स का एग्जाम हुआ था उसके अंदर इस टॉपिक से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 20 से भी ज़्यादा एमसीक्यू पूछे गए थे। तो अभी रिसेंटली पूछा गया है तो हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ से जरूर एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ठीक है, जिसका नाम है बेबी ऑफ एचआईवी मदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखो, इस टॉपिक के अंदर क्या है, एक हमें स्टडी करनी है एक बेबी की जिसकी माँ को एचआईवी था। ठीक है, तो माँ को एचआईवी, देखो एचआईवी आपको पता होना चाहिए रेट्रोवायरस होता है एक। ठीक है, तो ठीक है, अगर किसी बच्चे की माँ को इंट्रायूट्राइन लाइफ में, मतलब सपोज करो कोई बच्चा है इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर है, उसकी माँ को एचआईवी है, तो उस टाइम पे बेबी को एचआईवी होने का बहुत रिस्क होता है, क्योंकि माँ से बेबी के अंदर हर चीज ट्रांसफर होती है, तो एचआईवी भी ट्रांसफर होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर देखो, जिस बेबी की मदर को ना एचआईवी होता है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि बेबी को आईयूजीआर होगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम चांसेस। ठीक है, तो इसके अंदर लिखते हैं कि दिस बेबी हैज मैक्सिमम हाईएस्ट चांसेस ऑफ आईयूजीआर। लिखते हैं दिस बेबी हैज हाई चांसेस ऑफ आईयूजीआर। ठीक है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ऐसा कहा देखा जाता है कि भाई बहुत सारे बच्चों को ना एचआईवी, जिसकी माँ को एचआईवी है, वो आईयूजीआर के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो और बात करा जाए माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होना, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी मदर टू चाइल्ड। ठीक है, यानी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होना एचआईवी, एक मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, एचआईवी ट्रांसमिशन है बेबी के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट आर द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, और कौन से रूट ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं इस बेबी के अंदर। व्हाट आर द रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला, जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन। इंट्रायूट्राइन इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर जब होता है ना, तो ट्रांसमिट हो सकता है ट्रांसप्लेसेंटल, यानी प्लेसेंटा के रास्ते से, यानी ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिट हो सकता है एचआईवी मदर से बेबी के अंदर। सेकंड, जब बेबी होता है इंट्रापार्टम पीरियड के अंदर, इंट्रा पार्टम पीरियड। ठीक है, इंट्रापार्टम पीरियड के अंदर बात करता हूं मैं, इंट्रापार्टम। ठीक है, यानी ड्यूरिंग डिलीवरी। इंट्रापार्टम का मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे, इस टाइम पे मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिट होता है बेबी के अंदर एचआईवी। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी सबसे हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि एचआईवी माँ से बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाए। थर्ड, पोस्ट नेटल किस तरीके से हो सकता है भाई, वाया ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है। वाया ब्रेस्ट मिल्क इतने ज्यादा चांसेस नहीं होते, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ट्रांसमिट होने के जब डिलीवरी हो रही होती है। ठीक है, तो दिस इज पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल कैसे हो सकती है, वाया ब्रेस्ट मिल्क, वाया ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क के रास्ते से ट्रांसमिशन होने के इतने ज्यादा चांसेस नहीं है जितने हैं इंट्रापार्टम ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसमिट होता है एचआईवी। अब बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मैं बात करता हूं व्हाट आर द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन।
कितना रिस्क रहता है ट्रांसमिशन होने का। देखो ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि ऐसा कहा जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यानी जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, वे सारे देशों के अंदर 25 से लेके 40% चांस है HIV का मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफर होने का। ठीक है, कितना ज़्यादा चांस है। अगर किसी माँ को भाई HIV है तो 25 से 40% चांस है कि बेबी के अंदर भी वो HIV ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो लिख लेते हैं रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर 25 से लेके 40% चांसेस ऑफ HIV ट्रांसमिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 25 से लेके 40% चांसेस होता है HIV ट्रांसमिशन का। ये तब है जब हमने कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिए। लेकिन अगर हम हर प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं, हर एवरी पॉसिबल मेजर लेते हैं HIV ट्रांसमिट ना हो, तो उस केस के अंदर ना लेस देन 2% चांस ही बचते हैं कि HIV बेबी के अंदर ट्रांसफर होएगा। तो लिख लेते हैं इस बात को भी, इफ we take all precautions then जो चांस होते हैं ना वे डिक्रीज होकर लेस देन 2% हो जाते हैं। तो इसलिए आपको, अगर आप हर प्रिकॉशनरी मेजर लेते हो जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो बेबी के अंदर केवल 2% चांस रह जाएंगे कि HIV ट्रांसफर होएगा। और अगर कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेते हो तो 25 से 40% चांस है कि बेबी भी HIV के साथ ही पैदा होगा, HIV पॉजिटिव बेबी अपने पास होएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने को ये चीज़ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करते, देखो एक और खास बात, अपने को पता कैसे चलेगा कि बेबी HIV पॉजिटिव है? तो हम बेबी का ना पैदा होने के बाद ना ब्लड टेस्ट करते हैं, सीरम टेस्ट करते हैं। तो ऐसा देखो, जब भी माँ के अंदर, जब भी किसी मदर के अंदर HIV क्या वायरस होता है ना, वायरस एंटर होता है, तो मदर की बॉडी क्या करती है, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। तो वे एंटीबॉडी कई बारी नहीं, मोस्टली 99% वाया प्लेसेंटा बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो बेबी जब पैदा होता है ना, तो HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी लेके पैदा होता है, जो उसको मिली है अपनी मदर से। ठीक है, तो जब हम पैदा होने के बाद बेबी का सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं ना, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, तो हमेशा हर HIV पॉजिटिव बेबी एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलती है उसके अंदर, क्योंकि ये एंटीबॉडी उसको मिली है अपनी मदर से। समझ में आया? देखो, एक माँ को HIV था, उसके HIV वायरस एंटर हुआ, उसने एंटीबॉडी बनाई HIV वायरस के खिलाफ, ये HIV एंटीबॉडी बेबी के अंदर पहुंच गई। अब बेबी पैदा हुआ, बेबी के अंदर बाय बर्थ HIV एंटीबॉडी है। हम क्या करेंगे, हम एंटीबॉडी का टेस्ट करेंगे ना जब बेबी के अंदर, तो HIV पॉजिटिव बेबी हमेशा मिलेगा अपने को, एंटीबॉडी हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। ये एंटीबॉडी एक बेबी के अंदर रहती है अप टू 18 मंथ्स, यानी 1.5 साल तक बेबी हमेशा HIV पॉजिटिव ही आएगा। आप कितनी ही एंटीबॉडी टेस्ट कर लो, हर एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर बेबी 18 मंथ्स तक पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने को 18 मंथ्स के बाद एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहिए। 18 मंथ से पहले हमें अदर टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला वही लिख लेते हैं, फीटस कंटेन, इसी के अंदर लिख लेते हैं, फीटस कंटेन मैटरनल HIV एंटीबॉडी ठीक है, मैटरनल HIV एंटीबॉडी। तो इसलिए व्हेन वी डू serological antibody test, when we do serological antibody test at birth, all baby of HIV mother, all babies of HIV पॉजिटिव मदर्स, ठीक है, HIV पॉजिटिव मदर्स केम falsely positive
फॉर टेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब भी पैदा होने के बाद हम बेबी का HIV एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो उसमें वो हर एक बच्चा गलत पॉजिटिव आता है, ठीक है। वे पॉजिटिव होता नहीं, वो फाल्सली पॉजिटिव आता है, ठीक है। क्यों आता है? बिकॉज मैटरनल HIV एंटीबॉडी remains because maternal HIV antibody remains in baby कब तक? for 18 months, ठीक है। 18 months तक पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब सो वी कैन से, इसी के अंदर लिख लेते हैं, सो वी कैन से, तो इसलिए हम कह सकते हैं all baby of HIV positive mother, all baby of HIV positive mother, ठीक है, are positive for HIV at birth। समझ में आया? इसलिए हम कह सकते हैं कि हर HIV पॉजिटिव मदर का बेबी बर्थ के टाइम पे HIV पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर मैटरनल HIV एंटीबॉडी होती है, जिससे जब हम एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ये चीज, ठीक है। समझ में आ गया? बस ठीक है। अब लिखते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन। कौन से रिस्क फैक्टर है जो तय करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि बेबी के अंदर HIV ट्रांसमिशन होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। रिस्क फैक्टर फॉर ट्रांसमिशन, अगला हेडिंग डाल लीजिए, रिस्क फैक्टर फॉर ट्रांसमिशन। रिस्क फैक्टर फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। वे कौन से रिस्क फैक्टर है जिससे जो ट्रांसमिशन को डिसाइड करते हैं? सबसे पहला कि माँ के अंदर कितना वायरल लोड है। वायरल लोड मतलब कितने अमाउंट ऑफ वायरल है, जितना ज्यादा वायरल लोड उतना ज्यादा रिस्क ट्रांसमिशन होने का, ठीक है। जैसे अगर हाई वायरल लोड है तो हायर चांसेस, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से ट्रांसमिट होएगा, सबसे पहले लिखते हैं मैटरनल वायरल लोड। मैटरनल वायरल लोड, माँ के अंदर जितना वायरल लोड होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसमिशन होने का चांसेस होएगा। सेकंड, मैटरनल CD4 काउंट, जितना कम मैटरनल CD4 काउंट होएगा उतना ही ज्यादा ट्रांसमिशन का रिस्क होएगा, ठीक है। मैटरनल CD4 सेल काउंट, ठीक है। जितना कम काउंट उतना ज्यादा, जितना कम काउंट उतना ही ज्यादा रिस्क ट्रांसमिशन होने का, ठीक है। तीसरा, जितना प्रोलोंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग डिलीवरी, अब बात करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी की, जितना ही ज्यादा प्रोलोंग टाइम तक हम रप्चर करके रखेंगे मेम्ब्रेन को, उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा HIV ट्रांसमिशन होने का। क्योंकि HIV ट्रांसमिशन मैक्सिमम कब होता है? जब डिलीवरी हो रही होती है। तो हमने अगर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर दिया तो बेबी को ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे प्रोलोंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोलोंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो अगर कहा जाता है ग्रेटर देन 4 आवर टाइम तक, 4 घंटे से ज्यादा टाइम तक आपने मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया, तो आपका जो ट्रांसमिशन होने का पॉसिबिलिटीज है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाती है, ठीक है। 200-400 गुना तक बढ़ जाती है, ठीक है। 200-400% तक बढ़ जाती है। फोर्थ, इन्वेजिव प्रोसीजर ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। इन्वेजिव procedures during intrauterine life, जब बेबी यूट्रस में है, ठीक है। जब बेबी अगर यूट्रस में है उस टाइम पे अगर हम जितने
ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर करेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा HIV ट्रांसमिशन होने का मदर से बेबी के अंदर। जैसे इन्वेजिव प्रोसीजर हम कौन से करते हैं, जैसे भाई कोर्डोसेंटेसिस करते हैं, आई मीन कौन सा एग्जांपल के लिए लिख लीजिए, कोर्डोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोटिक सैंपलिंग लेते हैं, कोर्डियक विलाई सैंपलिंग लेते हैं। तो वे सारी चीजें जिसके अंदर हम इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं उससे क्या होता है, माँ के बच्चे के अंदर HIV ट्रांसमिशन होने का डेंजर होता है, ठीक है। तो एक बार रिपीट करते हैं, जितना ज्यादा वायर लोड उतना ज्यादा रिस्क, जितना कम CD4 काउंट उतना ज्यादा रिस्क, जितना ज्यादा लंबे टाइम रप्चर करे रखा मेम्ब्रेन उतना ज्यादा रिस्क, जितने ज्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर करे उतना ज्यादा रिस्क। अंडरस्टैंड? बस ठीक है, ओके, दीज आर द रिस्क। अब बात करते हैं व्हाट आर द केयर, व्हाट इज द केयर विच वी शुड गिव टू HIV पॉजिटिव मदर, ठीक है। तो बात करते हैं व्हाट शुड बी द केयर विच शुड बी गिवन टू ए HIV पॉजिटिव मदर। तो लिख लेते हैं केयर ऑफ HIV पॉजिटिव मदर, केयर ऑफ HIV पॉजिटिव मदर, केयर ऑफ HIV पॉजिटिव मदर, ठीक है। तो HIV पॉजिटिव मदर की हम किस तरह से केयर करें कि अपना बेबी के अंदर ट्रांसमिशन होने का खतरा कम हो जाए, ठीक है। अपने को किस तरह से केयर करेंगे, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे कंडीशन कि अगर वो है एंटीनेटल पीरियड में, ठीक है। सबसे पहले अगर मदर है एंटीनेटल पीरियड में, ठीक है, एंटीनेटल पीरियड चल रहे लग रहा है, तो एंटीनेटल पीरियड में क्या करना है, जैसे ही मदर को कंसीव हुआ, ठीक है, मदर को जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग टेस्ट कराने हैं, जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना है कि माँ को HIV पॉजिटिव तो नहीं है, और HIV पॉजिटिव अगर पाज मिल जाती है तो फिर क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपने ART स्टार्ट कर देनी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। जैसे पहले तो स्क्रीनिंग करो, उसके बाद पॉजिटिव मिलते ही ART थेरेपी स्टार्ट कर दो, उसके बाद उसको काउंसिल करो, मदर को काउंसिल करो कि भाई आपको इलेक्टिवली सीजेरियन सेक्शन ही कराना है, नॉर्मल डिलीवरी को अवॉइड करना है, ठीक है, ताकि बच्चे के अंदर HIV ट्रांसमिशन होने का रिस्क कम हो जाए, ठीक है। तो एंटीनेटल के अंदर सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस करो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद, और अगर पॉजिटिव मिलता है तो इनिशिएट कर दो ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, इनिशिएट करो ART। उसके बाद मॉनिटर करते रहो ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, अपने को मॉनिटर करते रहने क्या चीजें, CD4 सेल काउंट और वायरल लोड, मॉनिटर CD4 काउंट और वायरल लोड, इसको अपने को मॉनिटर करते रहना है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, और काउंसलिंग करनी है डिलीवरी के लिए, काउंसलिंग फॉर डिलीवरी के लिए अपने को काउंसलिंग करना है मदर का, ठीक है, कि आपको नॉर्मल डिलीवरी अवॉइड करानी है, आपको सीजेरियन सेक्शन करना है। ये तो हो गया एंटीनेटल केयर। अब बात करते हैं इंट्रापार्टम केयर, जब डिलीवरी होने लग रही है, इंट्रापार्टम केयर। देखो इंट्रापार्टम केयर में क्या है, अपने को सबसे पहले तो इलेक्टिव सीजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है, सीजेरियन सेक्शन कर दो कि भाई कम से कम, सीजेरियन सेक्शन पहली बात तो हम कर क्यों रहे हैं, देखो जब माँ डिलीवर करती है ना बेबी को, तो बहुत सारे वेजाइनल फ्लूइड्स बेबी के साथ कांटेक्ट में आते हैं, उन फ्लूइड्स के अंदर होता है HIV वायरस, तो अपने को ना जो फ्लूइड्स है ना उसके कांटेक्ट में आने से बचाना है बेबी को, इसलिए हम करते हैं सीजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो और तो हम इंट्रापार्टम में क्या करेंगे, एक तो सीजेरियन सेक्शन करा देंगे, लेकिन अगर माँ सीजेरियन सेक्शन के लिए बिल्कुल ही डिसएग्री करती है तो हम क्या करते हैं, हमने एक तो प्रोलोंग लेबर को अवॉइड करना है और एक एपिजियोटमी को भी अवॉइड कर दो, ताकि बेबी का मैटरनल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट कम से कम हो, ठीक है। तो लिख लेते हैं इंट्रापार्टम के अंदर इलेक्टिव सीजेरियन सेक्शन,
इलेक्टिव सीजेरियन सेक्शन करो, ठीक है, और अवॉइड प्रोलोंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और अवॉइड इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे एपिजियोटमी, अवॉइड इन्वेजिव प्रोसीजर्स, ठीक है, जैसे एपिजियोटमी। ये था इंट्रापार्टम। अब मैं बात करता हूं, एंटीनेटल हो गया, इंट्रापार्टम हो गया, अब है इमीडिएट पोस्टनेटल पीरियड। इमीडिएट पोस्टनेटल पीरियड, इमीडिएट पोस्टनेटल पीरियड, डिलीवरी होते ही सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो अपने को यूनिवर्सल प्रिकॉशन मेंटेन करके रखना है। ग्लव्स वगैरह, फ्लूइड को हैंडल करते टाइम पे अपने को यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन, ठीक है, अपने को क्या करना है? यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेने हैं। दूसरा, अपने को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोड क्लैंप करके कट कर दो, ठीक है। तो कोड क्लैंप करो, सबसे पहले कोड क्लैंप करो एज सून एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल अपने को कोड को क्लैंप कर देना है, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। और अपने को क्या करना है? बेबी के ऊपर से जितने भी फ्लूइड अभी लगे हुए हैं ना, उस सभी को वॉश करना है, क्योंकि अपने को बेबी को बचाना है मैटरनल फ्लूइड से। तो बेबी के ऊपर जितना भी फ्लूइड लगा, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो एमनियोटिक फ्लूइड हो, उसको वॉश कर दो। तो वॉश कैसे कर सकते हैं? बेबी को बाथ प्रोवाइड करके। तो लिखेंगे थर्ड के अंदर, बाथ एंड clean the maternal fluids, ठीक है, bath and clean the maternal fluids from babies, from body of baby, ठीक है, अंडरस्टैंड? बस इस तरीके से हम HIV पॉजिटिव मदर की केयर कर सकते हैं। तीनों को एक बार दोबारा देखिए। एंटीनेटल में भाई अर्ली डायग्नोस कर दो, और अगर पॉजिटिव आ गया तो ART स्टार्ट कर दो, और ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड मॉनिटर करते रहो, CD4 काउंट, वायरल लोड, और काउंसलिंग करो डिलीवरी के लिए कि भाई सिजेरियन सेक्शन कराएं। इमीडिएट इंट्रापार्टम में अपने को क्या करना है? इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना है। प्रोलोंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को अवॉइड करना है। इन्वेजिव प्रोसीजर को जैसे एपिजियोटमी को अवॉइड करना है, ताकि बच्चे का मैटरनल फ्लूइड से कॉन्टेक्ट कम हो। इमीडिएट पोस्टनेटल अपने को यूनिवर्सल प्रिकॉशन एक्सेप्ट करने हैं। उसके बाद कोड क्लैंप करनी है जल्दी से जल्दी, और बेबी को बात करा दो, क्लीन कर दो मैटरनल फ्लूइड को बेबी की बॉडी से। बस ये थे केयर ऑफ HIV पॉजिटिव मदर। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब करते हैं व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम। बेबी के अंदर साइन एंड सिम्टम क्या होंगे HIV पॉजिटिव होने के? साइन एंड सिम्टम ऑफ HIV पॉजिटिव बेबी, देखो जैसे एडल्ट में आपने पढ़ा होगा, एडल्ट में क्या पढ़ा है कि HIV पॉजिटिव कोई एडल्ट है तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम डिपेंड करते हैं उसकी इम्यूनिटी पे, ठीक है। जैसे ही इम्यूनिटी वीक होती है तब सिम्टम शो होते हैं, वरना जब तक इम्यूनिटी रहता है वो एसिम्टोमेटिक रहता है। ऐसे ही बेबी के अंदर भी, ठीक है। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर ना एसिम्टोमेटिक रहता है, वो कुछ महीनों तक भी रह सकता है, कुछ साल तक भी रह सकता है। सबसे पहले तो साइन एंड सिम्टम में लिखेंगे एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, ठीक है। ये
कभी तक भी ये मंथ्स तक भी रह सकता है, ये ईयर्स तक भी रह सकता है, एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, तो इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक के अंदर लिखो अप टू ईयर्स तक भी रह सकता है, सेवरल ईयर्स, कई सालों तक भी एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है, डिपेंड अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ बेबी। ठीक है, दिस इज एसिम्प्टोमेटिक। सेकेंड, अब बात कर सकते हैं अगर सिम्टम भी आएंगे तो भाई जब इम्यूनिटी कम होता है तो कैसे सिम्टम आते हैं, बेबी को इन्फेक्शन होने लग जाता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होने लगता है। इन्फेक्शन भी कैसे, ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे निमोनिया हो गया, कफ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, ऐसी चीजें। ठीक है, तो रिकरेंट इम्यूनिटी, रिकरेंट इन्फेक्शन। ठीक है, ये कब होता है, जब इम्यूनिटी डिक्रीज होती है तब होता है रिकरेंट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इम्यूनिटी। ओके, अब बात करते हैं हम वह साइन एंड सिम्टम के अंदर WHO की चीजों को। देखो WHO ने क्या करा है, ये तो आपको पता है, ये तो कॉमन सी बात मैंने बता दी भाई, कुछ काफी टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है और जब इम्यूनिटी कम होती है तब इन्फेक्शन होने लग जाता है। अब मैं बात करता हूँ क्लासिकल सिम्टम्स जो WHO ने दिए हैं, जिसके हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हो साइन एंड सिम्टम को। तो साइन एंड सिम्टम के अंदर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो WHO ने क्या करा है, स्टेज दी है। ठीक है, तो लिखा है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू WHO ने ना 4 स्टेज दी है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ HIV बेबी। ठीक है, HIV बेबी की 4 स्टेज थी, जिसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं हम स्टेज 1। देखो जैसे जैसे इम्यूनिटी कम होएगी ना स्टेज बढ़ती जाएगी। पहले जैसे इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो स्टेज 1 कोई सिम्टम नहीं, स्टेज 2 के अंदर हल्के फुल्के सिम्टम आने लगेंगे, स्टेज 3 के अंदर इम्यूनिटी वीक होने की वजह से प्रोमिनेंट सिम्टम्स आएंगे, स्टेज 4 बिल्कुल फाइनल स्टेज है, यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो बात कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टेज 1, ये सबसे पहले स्टेज 1 के अंदर तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। पहली बात तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, ऑफ फॉर HIV, एसिम्प्टोमेटिक फॉर HIV। HIV के लिए कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे स्टेज 1 के अंदर। अगर कुछ हल्के फुल्के सिम्टम आते भी हैं, जो कुछ एक केसेस के अंदर देखा जाता है, वहां पे लिम्फ नोड्स का ना बॉडी के अंदर साइज बढ़ जाता है, हल्का हल्का साइज बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी। ये भी कुछ कुछ केसेस के अंदर ही होता है स्टेज 1 के अंदर। एडिनोपैथी। ठीक है, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी। ओके, ये होते हैं स्टेज 1 के सिम्टम, यानी यहाँ पे स्टेज 1 के अंदर कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। यहाँ पे हल्का सा सिम्टम आने शुरू होते हैं, तो सिम्टम यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले HIV वायरस जाएगा, लीवर और स्प्लीन के ऊपर अटैक करेगा, लीवर और स्प्लीन पे अटैक करके उनका साइज बढ़ा देगा। लीवर के अंदर हो जाएगा हिपेटोमेगैली, स्प्लीन के अंदर हो जाएगा स्प्लीनोमेगैली। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगी हिपेटो स्प्लीनोमेगैली, इनका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, हिपेटोस्प्लीनोमेगैली। ठीक है, और क्या होएगा, स्किन के ऊपर है ना पेप्यूल्स से बनने लग जाएंगे। एक बार इमेज देख लेते हैं। देखो दिख रहा है आपको इमेज के अंदर, किसी के फोरहेड की इमेज है। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है ये हल्के हल्के छोटे छोटे ना ऐसे दाने दाने पेप्यूल्स टाइप बनने लग गए। पेप्यूल्स का मतलब लिक्विड फिल एलिवेटेड स्किन। ठीक है, स्किन के अंदर एलिवेशन हो रहा है जिसके अंदर लिक्विड फिल हो रहा है, दीज आर द पेप्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, पेप्यूल्स है। ओके, ये चीज। ओके, तो हिपेटोस्प्लीनोमेगैली और उसके बाद पेप्यूलर इरप्शन ऑन स्किन।
ठीक है, पेपुलर इरप्शन ऑन स्किन, और साथ में रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। यहां पे रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, URTI यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना बेबी के अंदर शुरू हो जाएगा स्टेज 2 के अंदर। जैसे कोल्ड हो गया, सोर थ्रोट हो गया, कभी कभार न्यूमोनिया भी हो जाता है कुछ केसेस के अंदर, ठीक है। दिस इज द स्टेज 2। अब बात करते हैं हम स्टेज 3 की। स्टेज 3, यहां पे अब भाई प्रोमिनेंट फीचर्स आएंगे, प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। अब यहां पे इम्यूनिटी कम हो गई है, तो इम्यूनिटी कम होने पे जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस है ना, जो केवल वेट कर रहे हैं इम्यूनिटी कम होने का, वे अपना प्रेजेंस शो करने लग जाएंगे, वे सिर उठाने लग जाएंगे। जैसे फंगी होगी, फंजाई, ओरल कैंडिडियासिस होने लग जाएगा। पता है आपको ओरल कैंडिडियासिस कैसा होता है? देखिए, ये है ओरल कैंडिडियासिस, ठीक है। दिस इज द ओरल कैंडिडियासिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? अपॉर्चुनिटिक फंगी होती है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्यों होता है? जब वीक इम्यूनिटी जब होती है, व्हाइट कलर का टंग हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओरल कैंडिडियासिस। स्टेज 3 के अंदर सबसे पहला फीचर ओरल कैंडिडियासिस, ये तभी होता है जब वीक इम्यूनिटी हो, ठीक है, वीक इम्यूनिटी होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। सेकंड, यहां पे बेबी को स्टार्ट हो जाता है परसिस्टेंट डायरिया, लगातार डायरिया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी हो गई है वीक, ठीक है। तो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से परसिस्टेंट डायरिया आ गया, और यहाँ पे कंटिन्यूसली फीवर भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर परसिस्टेंट डायरिया की अगर मैं बात करूं, तो ये डायरिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 डेज तक चल सकता है, परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है। तीसरा, अगर स्टेज 3 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आने लग जाएगा इम्यूनिटी कम होने की वजह से फीवर, और ये फीवर आता है ग्रेटर देन 30 डेज तक, 1 महीने से भी ज्यादा टाइम तक फीवर चल सकता है, ठीक है। स्टेज 3 के अंदर चौथा और आखिरी फीचर है जो आपको याद रखना है, वो है ओरल हेयरी। जो अपनी टंग है ना, ऐसा ही जैसे इसके अंदर ओरल कैंडिडियासिस हुआ है ना, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, बस हेयर लाइक लाइनिंग बनने लग जाती है टंग्स के अंदर। इसको बोलते हैं ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। एक बार इमेज देख लेते हैं ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया होती कैसे है। ये देखिए, दिस इज द ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। दिखने में ऐसे लग रही है जो कि टंग ऐसी लगती है कि टंग के ऊपर हेयर्स उगने लग गए हैं, ठीक है। दिस इज द ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। इसके अंदर लिख लो व्हाइट हेयर लाइक अपीयरेंस ऑन, इसके अंदर लिख लो व्हाइट हेयर लाइक अपीयरेंस, यानी व्हाइट हेयर लाइक अपीयरेंस, ठीक है। बस ये थी स्टेज 3। अब बात आ जाता है जब इम्यूनिटी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, वो है स्टेज 4। अब बात करते हैं स्टेज 4 की। अब बात करते हैं हम स्टेज 4 की। स्टेज 4 के अंदर इम्यूनिटी ऑलमोस्ट खत्म, तो खत्म हो गई, तो इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म होने पे HIV के अंदर एक कैंसर होता है जिसका नाम होता है कापोसी सार्कोमा। यहाँ पे कापोसी सार्कोमा देखने को मिल सकता है बेबी के अंदर, कापोसी सार्कोमा। ये कापोसी सार्कोमा क्या होता है, क्या इसके फीचर होते हैं, सब कुछ मैंने ओन्कोलॉजी के लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कापोसी सार्कोमा ये क्यों होता है, सबसे पहले बस ये याद रख लो, ड्यू टू ह्यूमन हर्प्स वायरस टाइप ए, ह्यूमन हर्प्स वायरस टाइप ए, ठीक है। इस वजह से होता है कापोसी सार्कोमा ड्यू टू ह्यूमन हर्प्स वायरस टाइप ए। उसके बाद हो जाता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, देखने को मिलता है अपने को
टोक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है? एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, क्या है? एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। पैरासाइट की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ओके, उसके बाद तीसरा एक और फीचर होता है, एक न्यूमोनिया होता है जो हमेशा जो HIV वाला बेबी होता है ना, उसके अंदर मोस्टली पाया जाता है। ये मान लो 90% प्लस की जिसके अंदर ये न्यूमोनिया पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसाई न्यूमोनिया। न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसाई और न्यूमोनिया, इसका मतलब होता है न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसाई न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसाई न्यूमोनिया। ओके, ठीक है, न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसाई न्यूमोनिया, ये एक टाइप का न्यूमोनिया होता है। एक न्यूमोनिया का ऐसा पैथोजन होता है जो हमेशा इन्फेक्शन कम होने की जब हमेशा इम्यूनिटी कम होने की वजह से अटैक करता है, और ये एक मेजर कोज ऑफ डेथ भी है बेबी के अंदर। ठीक है, न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसाई न्यूमोनिया। देखो जितना भी मैंने कराया ना, उसके अंदर अभी तक इस टॉपिक के अंदर जो भी कुछ मैंने कराया ना, शुरुआत से लेकर आखिर तक, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज को मैं ये नहीं कह सकता है कि इसको हाईलाइट ना करो। तो इस टॉपिक के अंदर हर एक लाइन, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीआरई एम्स के अंदर मैंने बताया, यहाँ पे 20+ MCQ बने हुए, तो इसलिए आपको हर एक लाइन को याद रखना है। ठीक है, दिस इज स्टेज, यहां तक हर एक चीज इंपॉर्टेंट थी। स्टेज 4 हो गई आपका कंप्लीट। ठीक है, अगर फिर भी आपको अगर हाईलाइटेड ही करना है तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत से। भाई HIV, बेबी ऑफ HIV मदर के अंदर हाईएस्ट चांस होते हैं IUGR के अंदर। ठीक है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ HIV ट्रांसमिशन। ठीक है, इंट्रापार्टम ड्यूरिंग डिलीवरी, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम जिस टाइम पे HIV ट्रांसमिट होता है। उसके बाद वैसे तो कम्युनिटी का है, 25 से 40% रिस्क होता है HIV ट्रांसमिशन का। ठीक है, इसमें कम्युनिटी के अंदर इंपोर्टेंट मिलेगा, ये पैथोफिजियोलॉजी मैंने बताई है। ठीक है, रिस्क फैक्टर के अंदर ये चारों रिस्क फैक्टर बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, चारों रिस्क फैक्टर। उसके बाद केयर भी थोड़ा सा आप एक बार रीड आउट कर लेना। केयर से भी MCQ बन सकते हैं, डायरेक्ट MCQ तो नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शंस के अंदर आ सकता है ये। ठीक है, जैसे इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन हमेशा करना चाहिए, अवॉइड प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करनी चाहिए, अवॉइड इन्वेजिव प्रोसीजर करना चाहिए। ठीक है, और मॉनिटर क्या क्या चीजें करनी चाहिए? एक CD4 सेल काउंट, एक वायरल लोड। ठीक है, और HIV मदर के अंदर HIV बेबी को ट्रांसमिट ना हो, इसलिए कोड को जितनी जल्दी हो सके अपने को क्लैंप कर देना चाहिए। साइन एंड सिम्टम के अंदर भाई चारों स्टेज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारों स्टेज के अंदर जो भी क्लिनिकल फीचर है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। नाउ वी टॉक अबाउट डायग्नोसिस। हाउ डू वी डायग्नोस कि बेबी के अंदर HIV वायरस आया है या नहीं आया। ठीक है, तो अगला टॉपिक डालते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले तो एक लाइन लिखो, एंटीबॉडी टेस्ट आर नॉट रिलायबल अप टू, कब तक? जब तक बेबी के अंदर HIV की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो मदर से उसको मिली है 18 मंथ या 1.5 साल। एंटीबॉडी टेस्ट आर नॉट रिलायबल अप टू 18 मंथ। एंटीबॉडी टेस्ट जैसे एलाइजा हो गया, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हो गए। एलाइजा और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं ना, ये दोनों टेस्ट रिलायबल नहीं है 18 मंथ्स तक। ठीक है, तो डायग्नोसिस के अंदर पहली चीज तो अब बात करते हैं हम पता कैसे लग पाएंगे भाई कि बेबी को बीपी HIV पॉजिटिव है या नहीं है। तो जो सबसे मेन टेस्ट है वो, देखो डायग्नोसिस टेस्ट लिखवाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं
कभी भी एडल्ट के डायग्नोसिस टेस्ट को पीडियाट्रिक्स के डायग्नोसिस टेस्ट से कंपेयर मत करना कि आपको एडल्ट में तो ये बताया हुआ है, आप सर अलग बता रहे हो। देखो ये मैं बता रहा हूँ पीडियाट्रिक्स का, आपको दूसरे किसी टीचर ने बताए होंगे एडल्ट का। जो मैं बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू नेको का डाटा है 2024 का, उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ जो सीआरई एम्स के अंदर पूछा गया था। ठीक है, और आगे भी जो एम्स ने जिस चीज को करेक्ट मान लिया कोई भी इंस्टीट्यूट उसको इनकरेक्ट नहीं कह सकता। तो जो मेरा डाटा है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले डायग्नोस लिखेंगे हम डीएनए पीसीआर टेस्ट। पहला जो टेस्ट है वो है डीएनए पीसीआर टेस्ट, डीएनए पीसीआर टेस्ट, और इस टेस्ट को करो आप हाईलाइट। ठीक है, डीएनए पीसीआर टेस्ट ये क्या होता है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है अर्ली डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, लिखे दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है डीएनए पीसीआर टेस्ट। और ये कब किया जाता है, ये कर सकते हैं हम बर्थ पे। ठीक है, बर्थ पे कर सकते हैं सबसे पहले, या बात करेंगे और कर सकते हैं हम 4 to 6 वीक पे। ठीक है, बर्थ पे कर लो, 4 to 6 वीक पे कर लो। ठीक है, और इसके बाद भी देखो आरटी जो डीएनए पीसीआर टेस्ट होता है ना, ये वैसे मेजरली ना 3 बार ही किया जाता है। सबसे पहले तो जैसे बर्थ पे कर लो, नहीं तो 6 वीक पे कर लो। जैसे सबसे पहले अगर हमने किया 6 वीक पे, अगला हम करेंगे इसको 6 मंथ पे, और अगला हम इसको करेंगे 12 मंथ पे। और सीआरई एम्स के अंदर ये चीज भी पूछी गई थी कि पहला टेस्ट 6 वीक पे किया है तो अगला टेस्ट हम कब करेंगे, सेकंड टेस्ट हमने 6 मंथ पे करना है तो किया है, तो थर्ड टेस्ट हम कौन से टाइम पे करेंगे, 12 मंथ पे करेंगे। देखो डीएनए पीसीआर टेस्ट को 3 बार इसलिए किया जाता है कि हो सकता है फर्स्ट टाइम पे भाई पॉजिटिव आ जाए, सेकंड टाइम पे नेगेटिव आए। ठीक है, सेकंड टाइम पे भी नेगेटिव आया तो थर्ड टाइम पे नहीं करते। देखो फर्स्ट और सेकंड, पहली और दूसरी बारी अगर दोनों बारी नेगेटिव आया तो तीसरी बारी नहीं करते, लेकिन पहले और दूसरी बारी से किसी भी एक बारी पॉजिटिव आ जाता है ना तो हमें तीसरी बारी फिर से करना होता है। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि डीएनए पीसीआर टेस्ट को कितनी बारी करते हैं तो अपना आंसर होएगा 3 टाइम, 6 वीक, 6 मंथ और 12 मंथ। ठीक है, 6 वीक, 6 मंथ और 12 मंथ। ठीक है, ये चीज लिख लो, पीसीआर डन एट कब, 6 वीक, 6 मंथ और 12 मंथ। ये था आपका डीएनए पीसीआर। अब बात करते हैं सेकंड टेस्ट की, जो है आरएनए पीसीआर टेस्ट। आरएनए पीसीआर टेस्ट भी भाई कंफर्म करता है, ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, लेकिन आरएनए पीसीआर टेस्ट को ना हम रूटीनली करते नहीं है, क्योंकि आरएनए पीसीआर टेस्ट है ना काफी कॉस्टली पड़ता है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम आरएनए पीसीआर टेस्ट को नहीं करते। इसलिए अगर आपको एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, डीएनए पीसीआर नहीं है ऑप्शन में, तो आप आरएनए पीसीआर को भी टिक कर सकते हो। लेकिन आरएनए पीसीआर को ना रूटीनली प्रैक्टिकली हम मेडिकल लाइन में करते नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ता है और हर कोई आरएनए पीसीआर टेस्ट अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, काफी थाउजेंड्स में पड़ता है, इसलिए हम नहीं करते। तो डीएनए पीसीआर टेस्ट और आरएनए पीसीआर दोनों गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये चीज है अब उसके बाद करते हैं हम तीसरा टेस्ट, जो है P24 एंटीजन, P24 एंटीजन एसे, एंटीजन एसे। ठीक है, P24 एंटीजन एसे ये सबसे जल्दी रिजल्ट देता है। ठीक है, अर्लीस्ट रिजल्ट। अगर पूछे कि सबसे जल्दी रिजल्ट कौन सा देता है तो वो देता है P24 एंटीजन एसे टेस्ट। ठीक है, P24 एंटीजन एसे टेस्ट, लेकिन ये इन्फेंट के अंदर इतना सेंसिटिव नहीं है जितना एडल्ट के अंदर है। तो लिख लेते हैं, बट दिस इज लेस सेंसिटिव इन इन्फेंट्स
बेबीज के अंदर ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है जितना एडल्ट के अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये पीडियाट्रिक्स है, ये मेडिकल सर्जिकल नहीं है, लेस सेंसिटिव इन इन्फेंट। तीसरा इसके अंदर पूछा जाता है, वैसे मेडिकल सर्जिकल में सर ने कराई दिया होगा, ये कौन सी जनरेशन का टेस्ट है, तो ये है 4th जेन टेस्ट, 4th जनरेशन का टेस्ट है ये, ठीक है। बस ये 3 चीज P24 एस्से के अंदर आपको याद रखने की जरूरत है, P24 एंटीजन एस्से। अब बात करते हैं हम अगला टेस्ट। अगला टेस्ट है एलाइजा एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगला टेस्ट है अपना एलाइसा और रैपिड एंटीजन टेस्ट। एलाइसा और रैपिड एंटीजन टेस्ट ये कब करते हैं हम, यूज्ड आफ्टर 18 मंथ। अठारह मंथ के बाद करते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद अगला टेस्ट वायरल लोड टेस्ट, ठीक है। ये चेक करने के लिए करते हैं कि बेबी या मदर के अंदर कितना वायरल लोड है। बेबी का करेंगे तो बेबी के अंदर, मदर का करेंगे तो मदर के अंदर कितना अमाउंट में वायरल लोड है। जितना ज्यादा वायरल लोड, डिजीज उतनी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगला है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ये क्या करता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, लेकिन इन्फेंट में नहीं, बच्चों के अंदर नहीं, ये एडल्ट्स में और ओल्डर चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। लिखो, यूज टू कंफर्म HIV in adults and older childrens in adults and older childrens। इसके अंदर पूछा जाता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। यूज्ड ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके अंदर ये चीज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। अब एक चीज और इसमें से पूछी जाती है कि इसके अंदर कौन से सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, तो इसके अंदर SDS सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। इसके अंदर यूज SDS का मतलब है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 3 चीज वेस्टर्न ब्लॉट से कि भाई कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है, तो इसके लिए यूज होता है SDS सॉल्यूशन, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये था आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अब बात करते हैं अगला टेस्ट जो है CD4 सेल काउंट। CD4 सेल काउंट, CD का मतलब है क्लस्टर डिफरेंशिएट टाइप 4 सेल, इसका मतलब है क्लस्टर डिफरेंशिएट टाइप 4 सेल, ठीक है। क्लस्टर डिफरेंशिएट टाइप 4 सेल, ठीक है। CD4 सेल काउंट करा जाता है कि भाई कितनी इम्यूनिटी बाकी है, इम्यूनिटी को चेक करने के लिए जितने ज्यादा CD4 सेल काउंट उतनी ज्यादा इम्यूनिटी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगला टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो गया क्या, ओ यार वेस्टर्न ब्लॉट तो मैंने कर दिया, ठीक है, दोबारा लिखवा दिया। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट अपना हो चुका है, ठीक है। CD4 सेल काउंट, वेस्टर्न ब्लॉट, वायरल लोड, ये सारी चीज होगी। हाँ, CD4 सेल काउंट के अंदर एक चीज लिखो कि CD4 सेल काउंट कितना होता है, जब कितना हो जब हम उसको कंफर्म माने कि इस बेबी के अंदर HIV है,
देखो CD4 सेल काउंट के अंदर ये डिपेंड करता है बेबी की एज के ऊपर, ठीक है। एज के अकॉर्डिंगली CD4 सेल काउंट हम देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं इफ बेबी की एज, बेबीज एज, अगर बेबी की एज है लेस देन 11 मंथ, ठीक है, तो CD4 सेल काउंट होना चाहिए लेस देन 1500, ठीक है। लेस देन 1500 mm³ के अंदर इसको काउंट करते हैं। लेस देन अगर 1500 है तो बोल देंगे हाँ ये बेबी है HIV पॉजिटिव, ठीक है। अगर बेबी की एज 11 मंथ से कम है यानी इन्फेंट है तो CD4 सेल काउंट लेस देन 15,000 होनी चाहिए, तभी हम बोल लेंगे कि हाँ HIV पॉजिटिव है, ठीक है। अगर एज 12 से लेके 35 मंथ्स तक है, 12 से लेके 35 मंथ्स तक है, तो CD4 सेल काउंट होना चाहिए 750 से कम, ठीक है। 12 मंथ यानी 1 साल, 35 मंथ 3 इयर्स, ठीक है, यानी टोडलर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट टोडल के अंदर होना चाहिए लेस देन 750। वहीं अगर बात करें 36 से लेके 59 मंथ का अगर कोई बेबी है तो उसके अंदर CD4 सेल काउंट होने चाहिए लेस देन 350, तब हम बोलेंगे हाँ ये HIV पॉजिटिव है, ठीक है। देन दिस बेबी इज HIV पॉजिटिव। 36 मंथ मतलब 3 साल और 59 मंथ मतलब 5 इयर्स, 3 से लेके 5 साल, ठीक है। आप मंथ में याद कर लो या ईयर में याद कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर 59 मंथ से ज़्यादा, अब बात करते हैं ग्रेटर देन 60 मंथ्स, 60 मंथ कह लो या ग्रेटर देन 5 ईयर कह लो, ठीक है, एक ही बात है। अगर ग्रेटर देन 60 मंथ या ग्रेटर देन 5 ईयर्स है तो ये आ जाएगा एडल्ट के लेवल में। लेस देन 200 है तभी हम कहेंगे कि HIV बेबी है, ठीक है। लेस देन 200 कब होएगा? जब 5 साल से ज़्यादा बेबी की एज हो जाएगी। ये था आपका डायग्नोसिस ऑफ HIV पॉजिटिव मदर, ठीक है। तो बात करते हैं मैनेजमेंट की, वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।